मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमीद कैसर है। मैं बुनियादी तौर पर कहानीकार हूँ और मेरे अफसानों की 2 किताबें अब तक छप चुकी हैं। पहली किताब सीढ़ियों वाला पुल 1996 में आई और मैं सबसे पहले तो टीवी फॉर यू के सरबराह और बानी और ओनर डॉक्टर बशीर शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मुझ जैसे गोशा नशीन आदमी को आपसे बराह रास्त मुखातिब होने का मौका दिया। और मैं जो अगली वीडियो, ये तो बिल्कुल इब्तदाई आपसे तारफ़ी वीडियो है, अगली वीडियो में आपको पहला अफसाना मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बताते चलूँ कि मेरा कहानियों का पहला मजमुआ सीढ़ियों वाला पुल 1996 में आया था और फिर मुझे वो इतना अल्लाह के करम से मकबूल हुआ कि 2000 में मुझे बरतानिया से दावतनामा आया कि वहाँ उसकी किताब की तकरीबी रुनमाई होनी है। मैं उन दोनों में अकादमी अदबियात पाकिस्तान में काम कर रहा था, तो मैं छुट्टी लेके बरतानिया चला गया और वहाँ किताब की 3-4 तकारीब हुई। मेरी दूसरी किताब जो है वो 2017 में आई, माजरत खाऊं 2011 में आई, जब उर्दू अदब के मुमताज़ अफसाना निगार सादत हसन मंटो का 7 साला जश्न वलादत था 2011 में। तो मैंने अपनी दूसरी किताब 2011 में मैं लेके आया और अपने रूहानी उस्ताद सादत हसन मंटो के वो किताब उनके नाम मानून की। तो मैं बुनियादी तौर पे अपने आप को अफसाने से ही मुंसलिक रखता हूँ। अगरचे मैं कॉलेज की लाइफ तक मैंने पोइट्री भी की है, लेकिन मैंने कभी अपने आप को शायर नहीं कहा, क्योंकि दोस्तों शायर तो आप देखें फेसबुक पर भी, सोशल मीडिया पे हर दूसरा तीसरा आदमी जो है वो शायरी कर रहा है, और जिस तरह की शायरी कर रहा है वो भी आपके इल्म में है। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता, मगर मैं नए लिखने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उनका मिलान तबाह कहानी की तरफ है या अफसाने की तरफ है, तो वो कहानी और अफसाने पर तवज्जो दें, ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, कदीम व जदीद अफसाना निगारों को, नसर निगारों को पढ़ें और उनसे सीखें। और उससे ये होगा कि उनके लिखने में, उनके सोच के अंदाज में बड़ी वुसअत आएगी, उनके लिखने में जिद्दत आएगी, और वो जो उर्दू अदब की जो रवायात हैं उनको बिल्कुल वो सामने रखते हुए एक बेहतर अंदाज में लिखना शुरू करेंगे। तो उससे ये होगा कि अगर आपका एक भी अफसाना या कहानी हिट हो जाती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा नाम पैदा होगा और आपका लोगों के साथ बेहतर ताल्लुक़ होगा। है कि हमारी जो आज की ये तारफ़ी वीडियो है, ये हम इसको ज़्यादा तवालत इसको नहीं देते, और मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर बशीर शाह साहब, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान से दूर बैठकर वतन अजीज़ के लिए, मैं समझता हूँ इतना उर्दू ज़ुबान व अदब के लिए उनकी बड़ी खिदमत है कि उन्होंने दूर बैठकर, जहाँ लोग पाउंड कमाते हैं, डॉलर्स कमाते हैं, अपने एक एक लम्हा कमाई पे ज़ाया कर लगाते हैं और पैसे यानी बचाते हैं, उन्होंने एक आर्टिस्ट के तौर पर, एक राइटर के तौर पर, एक स्कॉलर के तौर पर अपने पाकिस्तान के लिए सोचा और उर्दू अदब के लिए सोचा कि मैं उर्दू अदब के लिए कोई काम करूं। तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी ये काविश लायक तहसीन है। टीवी फॉर यू बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिसमें उन्होंने एक फ़नून लतीफ़ा का एक खूबसूरत गुलदस्ता जो है वो सजा रखा है। उसमें देखिए बच्चों का प्रोग्राम है, उसमें ख़वातीन के लिए प्रोग्राम है, उसमें देखें उर्दू, अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी और जो मैं समझता हूँ यूनेस्को की लैंग्वेजेस हैं उनके हवाले से प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना उसमें हिस्सा डालूं, और इसलिए मैं चूँकि कहानीकार हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरी 2 किताबें जो आई हैं, मैं उन किताबों में से आपको अपने अफसाने पढ़ के तो आपको पेश करूं, जिससे
डुअल फ़ायदा होगा कि आप मेरे अफसानों से भी मुतारफ़ होंगे, मेरी शख्सियत से तो आपका तारुफ हो गया, तो एक हमारा आपस में ग्लोबल विलेज है और रब्ता रहेगा, रब्ता होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इन 2 किताबों के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा। क्यों? कि मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे कालाबाग से है, कालाबाग ज़िला मियांवाली से। कालाबाग एक खूबसूरत कस्बा है जिसकी बड़ी महदूद सी आबादी है और उसकी तहजीब जो है 3000 साल पुरानी है, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रहते थे। और कालाबाग का जो कस्बा है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ है और बहुत खूबसूरत बस्ती है। और मैं चूँकि वहाँ सन ऑफ सॉइल हूँ तो मैं अपने ऊपर कर्ज समझता हूँ उस इलाके के हवाले से, उसकी तहजीब और सकाफ़त के हवाले से, वहाँ की सियासत और समाज के हवाले से, अदब के हवाले से, ज़ुबान के हवाले से। तो मेरी कोशिश यही है, तो मैं इसलिए एक नावल लिख रहा हूँ। उस नावल का नाम है एक थी बस्ती कालाबाग। मैंने उसका स्पैड वर्क सारा मुकम्मल कर लिया है और उस पर कोई 200 के करीब सफ़ात लिख भी लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये अफसाने मैं मुकम्मल कर लूँगा तो फिर आपको एक थी बस्ती कालाबाग जो मेरा नावल है उसके कुछ हिस्से भी सुनाऊँगा। तो इंशाल्लाह ये हमारा राब्ता जारी रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपका मैंने वक्त लिया। डॉक्टर बशीर शाह साहब को बहुत ममनून हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। टीवी फॉर यू के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमीद कैसर हूँ और मैं अपनी किताब सीढ़ियों वाला पुल से आज आपको अपना एक अफसाना पेश करूँगा। ये मेरी किताब है सीढ़ियों वाला पुल। इसका 1996 में ये पहला एडिशन आया था और उसका दूसरा एडिशन 2000 में आया था जब मैं बरतानिया रवाना हुआ। तो इस किताब से मैं आपको आज एक अफसाना सुना रहा हूँ। अफसाने का नाम है हकीम जी। गली में हॉर्न की आवाज़ पर हकीम शुजाउल्लाह तिले की कला दुरुस्त करते हुए उठ खड़े हुए। बेटी ने दाएं हाथ में मुनक्किश ऐसा थमाया, उनका दूसरा हाथ पकड़कर घर की दहलीज तक छोड़ने आई। फिर चिलमन की ओर से उन्हें जाते हुए देखने लगी। बाबा जान, जल्द लौट आइएगा। रोज़ाना जब हकीम जी रईस खान जुमान के ड्राइवर का हाथ थामकर मर्सिडीज़ की तरफ बढ़ते तो ये फिक्र उनकी समाज से टकराता। हकीम शुजाउल्लाह की हिकमत और दानाई का शोहरा अपने शहर तो था ही, दूर दराज के कस्बों देहातों से भी दिन भर लोग उनके पास आते रहते थे। एक बेटी और फिर बेटे की पैदाइश के बाद बीवी दागे मुफारकत दे गई थी। बादशाह जवानी में ही एक हादसे ने हकीम जी की आंखों की रोशनी भी छीन ली। तब से उन्होंने अंदर की लौ में देखना और महसूस करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता उन्होंने महसूस किया जैसे इल्म व हिकमत ने उनके अंदर चिरागा सा कर दिया है। रईस खान जुमान से पहले उनकी हिकमत का चर्चा सुनकर मरीज की हैसियत से उनका रहो रस्म बढ़ी। जब दोस्ती आगे बढ़ी तो बाकायदा आना जाना शुरू हो गया। यूं होते होते मामूल का आना जाना रफाकत का रूप धार गया। 15 मिनट की मुसाफत के बाद पुराने मगर शाहाना तर्ज की मर्सिडीज कार रईस खान जुमान की कोठी के अहाते में दाखिल होकर रुक गई। ड्राइवर ने बाएं जानब का पिछला दरवाज़ा खोला और हकीम जी को सहारा देते हुए सदर दरवाजे तक ले आया। हॉर्न की आवाज़ पर खादमा हकीम जी को रईस के कमरे तक ले जाने के लिए आ चुकी थी। हकीम जी खादमा का हाथ थामकर तवील राहदारी अबूर करते हुए रईस के कमरे तक पहुंचे तो संगीन फर्श पर पीतल के साम वाले असा की ठक ठक सुनकर रईस खान जुमान हस्बे मामूल खुद ही उठकर बाहर आ गए। आइए हकीम साहब, आइए। खान साहब, अब सेहत कैसी है? हकीम जी ने हस्बे मामूल दरियाफ्त किया। अल्लाह का बड़ा एहसान है हकीम साहब। भाई खादमा, हमें जल्दी से ठंडा पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। खान साहब ने सोफे पर आलती मालती जुमाते हुए हुक्म दिया। खान साहब, खैरियत तो है? आज हवेली की राहदारी कुछ खामोश खामोश सी है, घर में चहल पहल महसूस नहीं हो रही। हकीम जी ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। अजय हकीम साहब, क्या बताएं, सभी घर वाले सुबह से मुरब्बों की सैर को निकले हैं।
अब शायद कल ही लौटेंगे। और साहबजादे मुकर्रब खान कॉलेज से आकर घर से बाहर ही नहीं निकले। खान साहब ने तफसील बयान की। इसी बहाने आप भी तो हो आते, ज़रा तफरी हो जाती। अजी हम कहाँ, अब तो घर की चौकीदारी ही हमारी जिम्मेदारी ठहरी। ऐसे में ये ख़ानदानी हुक्का हमारा साथी है या फिर किताबें हमारा दिल बहलाती रहती हैं। खान साहब चंदिया पर हाथ फेरते हुए बोले। खात्मा शरबत की ट्रे तुपाई पर रखकर चली गई। हकीम साहब कभी हमारी सुंबल बेटी को भी हमरा ले आइए ना। खान साहब ने शरबत का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या बताऊं खान साहब, कॉलेज छोड़ने के बाद घर से ऐसी जुड़ी है कि कहीं आने जाने का नाम ही नहीं लेती। हकीम जी, सुंबल बेटी और मुकर्रब खान बेटे के रिश्ते के बारे में आपने क्या सोचा है? खान साहब ने शरबत का ठंडा मीठा घूंट हल्क से उतारते हुए पूछा। खान साहब, आप तो जानते हैं एक ही तो बेटी है। अगर वो भी अपने घर की हो गई तो मेरे पास क्या रह जाएगा? हकीम जी ने तासुर से जवाब दिया। अजी छोड़िए, बेटियां तो होती ही प्रायधन है। आज नहीं तो कल उसे अपना घर तो बसाना ही होगा ना। रईस ने हकीकत पसंदाना अंदाज से कहा। सुंबुल के रिश्ते का जिक्र छिड़ते ही हकीम साहब फिक्र की अथाह गहराइयों में जा बैठे। मामूल की इस महफिल में रोजाना घंटों कुछ तय हुबूब अंबरी से लेकर दुनिया जहान के मौजूआत और मसाइल पर गुफ्त शुनीद होती, मगर तान सुंबुल और मुकर्रब खान के रिश्ते पर आकर टूटती। ये जिक्र गोया हकीम शुजाउल्लाह की रुखसती का ऐलान होता। वो काफ़ी देर इस्तगराक में हजकोले खाने के बाद सतह आप पर आ जाते। तब रईस खान जुमान किसी मर्दाना तकलीफ के लिए नुस्खा दरियाफ्त करके हकीम साहब की कश्ती मझदार से बाहर निकाल लेते। चले रईस खान जुमान, सुंबुल बेटी इंतज़ार करती होगी, पता नहीं वलीद बाजार से लौटा है कि नहीं। हकीम जी असा संभालते हुए खड़े हुए। चूँकि खान साहब हकीम जी की सख्त गिर तबीयत से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए जोर न देते और उन्हें रुखसत करने के लिए खादमा को बुलाया जाता। हकीम जी खादमा का हाथ थाम कर रईस खान जुमान से रुखसत हुए। तवील राहदारी वैसे ही खामोश पड़ी थी। अभी राहदारी का पहला ही मोड़ मुड़े होंगे कि अचानक हकीम साहब रुक गए। बेटी, तुम वही खात्मा हो ना जो चंद घंटे पहले मुझे गेट से अंदर लेकर आई थी? हकीम जी के अचानक सवाल पर खात्मा ठिठकी। जी हाँ हकीम साहब। जवाब सुनकर लम्हा भर के लिए हकीम साहब बेनूर आंखें खात्मा के चेहरे पर टिकी रहीं। फिर बोले, जरा मुझे रईस के पास वापस ले चलो। हकीम साहब जलाली लहजे में बोले। खात्मा उस अचानक तब्दीली पर बहुत सड़पटाई। वो हकीम साहब को वापस लेकर चल तो पड़ी, मगर समझ न सकी कि मामला क्या है। रईस खान जुमान जो अभी अभी मसहरी पर दराज हुए थे, हवेली के गंभीर खामोशी में हकीम साहब के आसा की लम्हा बलम्हा करीब आती आवाज़ पर चौंके और उछल कर कमरे से बाहर आ रहे। गोया कोई अनहोनी हो गई थी। क्या हुआ खात्मा? रईस ने हकीम साहब के बजाय खात्मा से यूं दरियाफ्त किया जैसे वो उसकी शिकायत लेकर पलटे हों। खात्मा सहमी हुई एक तरफ खड़ी थी। खान साहब, क्या ये वही खात्मा है जो मुझे गेट से अंदर लाई थी? हकीम साहब ने बगैर किसी तमीज़ के दरियाफ्त किया। रईस जो हकीम साहब की यूं मुराजत पर पहले ही हैरान थे, उनके सवाल पर परेशान होने लगे। जी हाँ हकीम साहब, हफ्ता भर पहले मुलाजम रखा था। उसे क्या कोई खता हो गई इस कमबख्त से? खान साहब तजब्जब के आलम में बोले। यकीन नहीं आता रईस, अजब किस्सा है। क्या यकीन नहीं आता हकीम साहब? रईस की परेशानी सवा होती जा रही थी। घर में और कौन है? हकीम साहब ने तफ्तीशी अफसर के ऐसे अंदाज में पूछा। बताया तो था कि अहले खाना जमीनों पर गए हैं। मुकर्रब खान अपने कमरे में सो रहा होगा
اور یہ آپ نے پہلیاں کیوں بجھوانا شروع کر دی ہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ خان صاحب کے لہجے میں سٹپٹاہٹ نمایاں ہونے لگی۔ خان زمان، یہ جو تمہاری خادمہ ہے نا، آدھی دفعہ اس کی نبض کچھ اور تھی، اور اب جاتی دفعہ اور۔ بیچاری خادمہ تھی کہ شرم سے دوپٹہ اس کے سینے پر ٹھہرنا بھول گیا تھا۔ کیا خادمہ کی نبض؟ بھائی حکیم صاحب، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب نے زچ ہو کر پوچھا۔ رئیس خان زمان، سب سمجھ آ جائے گا، آپ ذرا مجھے چھوٹے رئیس کے کمرے تک تو لے چلیے۔ خان صاحب تذبذب کے عالم میں کبھی حکیم صاحب تو کبھی خادمہ کی طرف دیکھتے۔ خادمہ بے بس ہرنی کی طرح کلیلیں بھرنے کو تیار، پیر فرش پر نہ دھرتی تھی۔ خان صاحب اسی عالم میں حکیم صاحب کا ہاتھ تھامے مقرب خان کے کمرے کی جانب روانہ ہوئے۔ خادمہ اس ہرنی کی طرح پیچھے پیچھے چلنے لگی جیسے وہ اس کا بچہ اٹھا کر لے جا رہے ہوں۔ ایک آدھ موڑنے کے بعد بائیں جانب مقرب خان کے کمرے کا دروازہ کھٹاک سے کھل گیا۔ کمرے میں تاریکی تھی، راہداری کی روشنی اور شور و غل سے مقرب خان کچی نیند سے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ حکیم صاحب، یہ رہے چھوٹے رئیس مقرب خان، اب بتائیے نبض کا کیا قصہ ہے؟ تحمل سے خان صاحب، ذرا تحمل سے۔ تمہاری یہ خادمہ جب مجھے گیٹ سے لے کر آئی تھی تو اس کی نبض پر میرا ہاتھ تھا، جب بھی مجھے رخصت کرنے جا رہی تھی تب بھی اس کی نبض پر میرا ہاتھ تھا۔ دونوں اوقات کی کیفیت مختلف ہے۔ اوہو حکیم صاحب، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب چلا اٹھے۔ ان کے پیچھے کھڑی خادمہ دروازے کی اوٹ میں پتھر ہو رہی تھی۔ بھائی، جب میں آیا تھا تو خادمہ کنواری تھی، مگر اب نہیں رہی۔ میری مانو تو جلد دونوں کی شادی کر ڈالو، حکیم جی نے مشورہ دیا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔